हेलो बच्चों, वेलकम टू गुरु संवाद। पिछले वीडियो में हमने स्वर संधि पढ़ी थी, संधि का पहला भेद। अब हम संधि का दूसरा भेद व्यंजन संधि पढ़ेंगे और ऐसी ट्रिक के साथ पढ़ेंगे कि जो व्यंजन संधि सबको हार्ड लगती है वो बिल्कुल सरल बन जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक व्यंजन का दूसरे व्यंजन अथवा स्वर से मेल होने पर दोनों के योग से मिलने वाली ध्वनि में जो विकार पैदा होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि एक व्यंजन का दूसरे व्यंजन या स्वर, व्यंजन भी हो सकता है वो और स्वर भी हो सकता है ना। तो स्वर का व्यंजन से या व्यंजन का स्वर से मेल होता है और उसमें जब विकार पैदा होता है, परिवर्तन पैदा होता है, तो वहां पर व्यंजन संधि होती है। अब इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है, पहले तो व्यंजन आना जरूरी है। जैसे स्वर संधि के लिए हमें पता है कि 11 स्वर थे, स्वर पहले पता है तब हम उसका समझ पाए उसको अच्छे से। तो इसी तरह से व्यंजन संधि को समझने के लिए हमें पहले व्यंजन आना जरूरी है। और जैसे जैसे हम बड़ी क्लास में आते हैं तो हमें वर्णमाला के स्वर और व्यंजन भूल जाते हैं, है ना। सही कह रही हूँ ना मैं बच्चों? आप में से कितने लोग हैं जिनको वर्णमाला अब अच्छे से याद है ना? 90% बच्चों को वर्णमाला याद नहीं है, क्योंकि हम जैसे जैसे बड़ी क्लास में आते हैं और हम वर्णमाला, स्वर, जो पुरानी चीजें हैं उनको भूलते जाते हैं। कोई बात नहीं बच्चों, हम वापस से रिपीट करेंगे, है ना। तो स्वर 11 थे और अब हम व्यंजन पढ़ेंगे। व्यंजन कितने होते हैं बच्चों? 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, मानक हिंदी में 33 व्यंजन है। ठीक है, बाकी संयुक्त व्यंजन और ये सब जुड़ करके बनते हैं विषय ये। अब हम इसमें देखते हैं क वर्ग जो व्यंजन है वो एक परिवार की तरह बने हुए हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इस तरह से वर्ग में बटे हुए हैं, उनका परिवार बना हुआ है। तो हम एक से देखेंगे। जैसे हमने क वर्ग लिखा है यहाँ पे, तो क वर्ग का परिवार क्या है? क, ख, ग, घ और अंग। ठीक है, ये इसका परिवार है। इसी तरह से च वर्ग लिखेंगे तो च का भी होगा परिवार, च, छ, झ, ज, अंग, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, है ना। तो इसी तरह से सबका अपना अपना परिवार बना हुआ है और इसको हमने बांटा हुआ है कि पहला वर्ग, ये क पहले वर्ग में आता है, ख दूसरे वर्ग में आता है, घ तीसरे वर्ग में आता है और बड़ा घ चौथे वर्ण में आता है और अंग 5वें वर्ण में आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ये इस तरह से वर्ग में बटे हुए हैं, क वर्ग, च वर्ग, ये ऐसे अलग अलग वर्ग में बटे हुए हैं, है ना। ये इनका परिवार है। ये आपके दिमाग में आप बिठा लो, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और एक ये चीज देखनी है कि इसमें घोष वर्ण, घोष वर्ण क्या होते हैं? तीसरा, चौथा, पांचवा और य, र, ल, व, ह, ये घोष या सघोष कहा जाता है। इनको घोष भी कहा जाता है और सघोष भी कहा जाता है। और इसके अलावा जो बचे हैं वो अघोष, है ना। पहला और दूसरा तो अघोष में चला जाएगा, ये अघोष व्यंजन है, क, च, ट, त, प। पहला और दूसरा ख और ये भी अघोष ही है ना। लेकिन तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण है इस वर्ग का, और य, र, ल, व, ह, ये वर्ण घोष कहे जाते हैं या सघोष कहे जाते हैं। इसके बाद में जो बच्चे हैं वो अघोष कहे जाते हैं। और ये इनको स्वर तंत्रिका, इनको जब हम बोलते हैं तो स्वर तंत्रिका कंपित होती है ना, इसलिए इनको घोष वर्ण कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि जब हम व्यंजन पढ़ते हैं तो व्यंजन में क्या होता है? व्यंजन में भी जब हम उच्चारण करते हैं तो वो व्यंजन जो है एक तो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन वर्ण, उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है ना। और दूसरा, जब हम उनको बोलते हैं तो वो हमारे मुख के किसी पार्ट से टच करके निकलते हैं, जैसे कंठ, मूर्धा, दंत, तालु, ऐसे, है ना। जैसे अपूह कंठ, तो जब हमने अ वर्ग वाले जो भी है, क वर्ग वाले, वो कंठ से बोले जाएंगे, है ना। तो उसमें कंठ से टच हो रहा है तो हम उनको कंठ वर्ण बोलते हैं। इसी तरह से मूर्धा वाले होते हैं, तालु वाले, दंत वाले, ओष्ठ वाले, सब अलग अलग बटे हुए हैं, है ना। वो हम डीपली पढ़ेंगे तो पता चलेगा, लेकिन अभी आप इससे हम भटकेंगे नहीं टॉपिक से। लेकिन आप इनपे ये ध्यान रखना कि व्यंजन वर्ण इसी तरह से बोले जाते हैं, किसी की सहायता से बोले जाते हैं, स्वर की सहायता से, है ना। और वो हमारे स्वर तंत्रियों को टच करके बोले जाते हैं, है ना, उनको छू करके। और इनमें घोष व्यंजन क्या है, अघोष व्यंजन क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी हम
व्यंजन संधि के जो नियम है उनको हम आसानी से समझ पाएंगे। और जब हमें ये सब चीजें पता हो जाएगी और हम उनके नियम को पढ़ेंगे तो हम आसानी से व्यंजन संधि को पहचान पाएंगे। इसलिए आपको इतना सा तो अच्छे से याद करना ही होगा, क्योंकि अभ्यास के द्वारा ये सब हो सकता है। हर चीज की कोई ट्रिक नहीं होती है ना। हम ट्रिक पे जाएंगे, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो हमें डीपली पढ़ना आवश्यक होती है। ठीक है बच्चों, तो इसका पहला नियम है, यदि किसी वर्ग के प्रथम अक्षर क, च, ट, त, प अघोष व्यंजन के बाद यदि कोई स्वर या वर्ग का तीसरा, चौथा या य, र, ल, व घोष आए तो उसके व्यंजन वर्ण की जगह उसी वर्ग का तीसरा वर्ण घ, ज, ड, द और ब बन जाता है। ठीक है बच्चों, ये ध्यान में रखना है कि पहला जो अक्षर है क, च, ट, त, प वो तीसरे में बदल जाएगा। ठीक है, व्यंजन के बाद यदि कोई स्वर या वर्ग का तीसरा, चौथा या य, र, ल, व घोष व्यंजन आता है तो उसके व्यंजन वर्ण की जगह उसी वर्ग का तीसरा वर्ण बनेगा। हम उदाहरण से इसको समझेंगे। देखो इधर, आप इधर ध्यान से समझो। जैसे ये शब्द है दिगंबर, ठीक है, तो अब ये पहला शब्द है, उसका अंतिम वर्ण यानी ये इसका विच्छेद करके देखो, दिक प्लस अंबर, तो इधर से बना दिक। क क्या है, व्यंजन है क, और इधर क व्यंजन वर्ण है पहला अक्षर का अंतिम वर्ण, और दूसरे शब्द का पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर है। हमने परिभाषा में क्या पढ़ा कि प्रथम अक्षर अघोष व्यंजन के बाद यदि कोई स्वर आ जाए, तो यहाँ पे इसके बाद में स्वर आ गया है ना, तो वो किस में बदल जाएगा। अब क वर्ग का तीसरा क्या है, क, ख, घ है ना, तो इसमें तीसरा घ है, तो ये जब मिलके बनेगा तो उसमें क्या बनेगा, दिगंबर। इसीलिए यहाँ पे क का क्या बन गया, घ बन गया। ये ध्यान रखना है। हमने इसमें पढ़ा ना, पहला अक्षर तीसरे में बदल जाएगा तो क का घ बन गया। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा उदाहरण देखो इधर अच्छे से समझने के लिए, वागीश। वागीश में भी देखो वाक धन ईश, इधर भी क है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क है, व्यंजन है ना, व्यंजन का स्वर से मेल हो रहा है। ई भी क्या है, एक स्वर है, तो क्या बना, ग, क का क्या बन गया, ग, क्योंकि जो पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण क जो है उसका तीसरा वर्ण क्या है, उसी परिवार का क, ख, ग है ना, ग बनेगा। तीसरा वर्ण क परिवार का, क वर्ग का तीसरा वर्ण ग है, इसलिए वागीश बन जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। इसी तरह से अगर कोई शब्द में ज आएगा तो वो झ बन जाएगा, ट आएगा तो ड बन जाएगा, त आएगा तो द बन जाएगा, प आएगा तो ब बन जाएगा, उस वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाएगा। ठीक है, क वर्ग का है ये इसलिए घ बना, च वर्ग का होगा तो झ बन जाएगा, क्योंकि तीसरा वर्ण च वर्ग का क्या है, ज है, ट वर्ग का ड है, त वर्ग का द है ना। तो ये आपको दिमाग में बिठाना है अच्छे से कि उस वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है, वो इसके नियम में ध्यान में रखना है। ठीक है, कि पहला वर्ण जो है वो तीसरे में बदल जाएगा। ठीक है, क्लियर बच्चों, ये बहुत आसान है, बस आपको दिमाग में ये बिठाना है कि पहला वर्ण जो है वो तीसरे उस परिवार के क वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। ठीक है, हम और उदाहरण से इसको समझते हैं। देखिए, इसके उदाहरण देख लीजिए आप, जैसे जगत प्लस ईश। अब यहां से क्या है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, त है ना, त व्यंजन का ई स्वर से मेल हुआ है और क्या बना है, त का तीसरा वर्ण क्या है, त, थ, द। हमने इसके नियम में, पहले नियम में क्या पढ़ा कि पहला वर्ग तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, पहला वर्ण है ना, तो त किस में बदल जाएगा, द में। किस में बदला, द में, तो ये क्या बन गया, जगदीश। यहां ध्यान दो आप, ये किस में बदला, त द में बदल गया, क्योंकि ये इसका तीसरा वर्ण है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण देखो, जैसे सत प्लस गुण है ना, तो इधर भी त है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण त है, और इधर दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, घ है, तो व्यंजन का व्यंजन से मेल हुआ है, तो क्या बना है, तीसरा वर्ण द बनेगा,
क्योंकि त वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है, द है। तो ये ध्यान रखना है, इसका पहला नियम यही है व्यंजन संधि का कि प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में बदल जाता है। त द में बदल गया, इधर च देखो, ये च वर्ग का है ना, यहाँ पे च वर्ण है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, तो च क्या है, एक व्यंजन वर्ण है और इसका अ से मेल हुआ है, अ एक स्वर है। तो क्या बना, ये च वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है, ज है ना, तो ये बन जाएगा ज। और अब इस उदाहरण में देखिए, ये ट वर्ग है, ट वर्ग का जैसे षट प्लस दर्शन है ना, तो इधर से ट प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, ट व्यंजन है और इधर से भी द है ना, तो क्या बना, व्यंजन से व्यंजन का मेल हो रहा है, तो ट वर्ग का तृतीय वर्ण क्या है, ड। ध्यान दीजिए, ट ठ ड है ना, तो ड बन गया ये। यहाँ पे षड दर्शन, ट का क्या बन गया, षड दर्शन। इधर दिक प्लस गज, दिग्गज, तो क इधर से प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, क, जो कि एक व्यंजन है, और इधर से ग, ग भी व्यंजन है, तो क्या बना, व्यंजन से व्यंजन का मेल हुआ, तो क का तृतीय वर्ण क्या है, ग। ठीक है, ध्यान दीजिए, क वर्ग का तृतीय वर्ण ग है, तो क्या बन गया, ये दिग्गज है ना। तो आपको ये चीज प्रथम नियम में यही ध्यान रखना है कि प्रथम वर्ण का तृतीय बन जाएगा। ठीक है, वो व्यंजन के साथ मेल हो या व्यंजन का स्वर के साथ मेल हो। ठीक है बच्चों, क्लियर। अब हम दूसरे नियम पे आते हैं। व्यंजन संधि का दूसरा नियम है, यदि किसी वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद किसी वर्ग का पंचम वर्ण हो तो प्रथम वर्ण भी अपने ही वर्ण के पंचम अक्षर में परिवर्तित हो जाता है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पंचम वर्ण क्या है ना। मैंने आपको बताया क ख ग घ अंग है ना, ये एक परिवार है और इस परिवार का प्रथम वर्ण है क, द्वितीय वर्ण है ख, तृतीय घ, चतुर्थ बड़ा वाला घ और पंचम वर्ण है अंग। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इसी तरह से सभी परिवार के च छ ज ज ण, प्रथम वर्ण द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम, इस तरह से हमने बांट रखा है अलग अलग परिवार में। अब आपको देखो कि यदि किसी वर्ग का प्रथम अक्षर के बाद किसी वर्ग का पंचम वर्ण आ जाए तो प्रथम वर्ण भी अपने ही वर्ण के पंचम अक्षर में परिवर्तित हो जाता है। देखो इधर उदाहरण से समझो। पहले इधर देखो षट प्लस मातुर, क्या बन गया, षण मातुर। अब इधर में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, ट, और इधर का क्या है, म। अब आप देखो ये ट, ये किसका बनेगा, पंचम वर्ण। देखो जैसे ट वर्ग का पंचम वर्ण क्या है, ट ठ ड ढ ण। तो जब हम इसको संधि विच्छेद संधि इसकी बनाएंगे तो क्या बनेगा, षण माथुर। ट का क्या बन गया, पंचम वर्ण अण। ध्यान दीजिए, ट का अण बन गया। इसी प्रकार जैसे जगत प्लस नाथ, इधर से त व्यंजन आया है और इधर से न आया है ना, तो क्या है ये, इसका न क्या है, त थ द ध न है ना, न भी क्या है, पंचम वर्ण है। ठीक है, तो पंचम वर्ण आ रहा है तो त का क्या बन जाएगा, त थ द ध न है ना, तो ये पंचम वर्ण बन जाएगा। त के बाद प्रथम वर्ण के बाद में पंचमाक्षर आ रहा है ना, तो वो जब हम संधि बनाएंगे और इसका लिखेंगे तो जगन्नाथ बन जाएगा। उसी प्रकार तीसरा उदाहरण देखिए, वाक प्लस मय, तो इधर से क आ रहा है और इधर से म आ रहा है, ये भी म क्या है, पंचमाक्षर है ना, तो क के बाद में म आ रहा है तो हम इसका पंचमाक्षर क्या लिखेंगे, क वर्ग का पंचमाक्षर क्या है, क ख ग घ ng, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, अंग। इस पे ध्यान दीजिए बच्चों, इस पे ध्यान दीजिए। तो हमने इसका नियम यही पढ़ा है कि प्रथम वर्ण क्या बन जाएगा, पंचम अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। तो हम इसका जब संधि पढ़ेंगे तो इसमें पंचमाक्षर उसी वर्ग का पंचमाक्षर लगा देंगे। क्लियर बच्चों। प्रथम नियम में हम क्या पढ़ रहे थे कि प्रथम वर्ण तृतीय में बदल रहा था
और दूसरे नियम में हमें ये ध्यान रखना है कि प्रथम अक्षर के बाद कोई भी वर्ग का पंचम वर्ण आ रहा है, वो किसी भी वर्ग का हो सकता है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, पंचम वर्ण देखते ही आपको उसको परिवर्तित कर देना है और आपको वो संधि समझ में आ जानी चाहिए कि ये व्यंजन संधि है। ठीक है, अब हम व्यंजन संधि का तीसरा नियम पढ़ेंगे। यदि म के बाद क से म तक कोई व्यंजन वर्ण आए तो म की जगह उसी वर्ग का पंचम अक्षर या अनुस्वार आता है, पंचम अक्षर या अनुस्वार आ जाता है। जैसे उदाहरण में देखते हैं हम, जैसे दिवंग प्लस घ, यहां से पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ रहा है म, जो कि एक व्यंजन है, और इधर से भी घ व्यंजन है। तो अब ये संधि में होने के बाद क्या बन जाएगा, दिवंगत। ऊपर अनुस्वार लग गया, या तो आप इस तरह से लिख सकते हो दिवंगत को ऊपर अनुस्वार लगा के, वो भी मानक हिंदी में सही है, या फिर हम इसको इस तरह से लिखेंगे क्योंकि इधर से क ख घ आया है, तो क वर्ग का जो पंचम वर्ण है वो अंग होता है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर जब हम दिवंगत करेंगे तो यहाँ पे देखो अंग आ गया है, और हम इसको इस तरह से लिखेंगे तो अनुस्वार ऊपर लगा के लिखेंगे तो भी सही है, ये वर्ड भी सही है, ये भी सही है। इसको संस्कृत में अधिकतर लिखा जाता है बच्चों, इस वर्ड को संस्कृत में लिखा जाता है, हम इसको अधिकतर इस तरह से लिखते हैं, अनुस्वार ऊपर लगाएंगे तो ये पंचमाक्षर का साउंड देगा, है ना, पंचमाक्षर की ध्वनि देगा। इधर देखिए दूसरा उदाहरण समझते हैं, सम प्लस गति, इधर से भी म आ रहा है, प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर में म आ रहा है और इधर से घ आ रहा है ना। तो हमने इसमें रूल में क्या पढ़ा कि यदि म के बाद क से म तक कोई भी व्यंजन आए, है ना, तो उसकी जगह म की जगह उसी वर्ग का पंचम अक्षर हो जाएगा। तो अब इसमें कौन सा है, घ है, तो घ वर्ग का जो घ किसमें आता है, क वर्ग में, तो इसका पंचमाक्षर क्या है, अंग, है ना। तो जब हम इसकी संधि करके लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे तो ये अंग आ जाएगा, इसमें हम इसके ऊपर अनुस्वार भी लगाएंगे तो भी सही है, और हम इस तरह से लिखेंगे तो भी सही है। ये मानक हिंदी में इसे भी सही माना जाता है, ये संस्कृत में लिखा जाता है। ठीक है, भयम प्लस कर, भयंकर, है ना, बोलने में अंग आ रहा है, साउंड पे ध्यान दीजिए, भयंकर, संगति, दिवंगत, है ना। तो भयम इधर से म आ रहा है और इधर से क आ रहा है, अब क वर्ग का पंचमाक्षर अंग है तो अंग, और भयंकर। तो आपको इस बात पे ध्यान रखना है कि तीसरा नियम यही बोल रहा है कि यदि म के बाद कोई भी क से म तक कोई भी व्यंजन वर्ण आए तो म की जगह उसी वर्ग का पंचमाक्षर हो जाएगा, और उसको हम अनुस्वार लिख के भी प्रदर्शित कर सकते हैं, है ना। मानक हिंदी में इसे भी सही माना गया है, और आप इस तरह से भी लिखेंगे वो भी सही है। ठीक है बच्चों, अब हम चौथे नियम पे आते हैं। अब हम इसका चौथा नियम पढ़ेंगे, ये भी म से संबंधित ही है। देखिए आप इधर, यदि म के पश्चात अंतस्थ य र ल व अथवा उष्ण वर्ण आए तो म को अनुस्वार में बदला जाता है। ध्यान दीजिए, य र ल व, है ना, अंतस्थ व्यंजन के बाद में अगर म आ रहा है, म के बाद में अगर अंतस्थ व्यंजन आ रहा है या उष्ण वर्ण आ रहा है तो म को हम अनुस्वार में बदल देंगे। इधर देखिए उदाहरण में, सम प्लस यम, संयम, इधर से म आ रहा है ना, पहले शब्द का अंतिम वर्ण म आ रहा है और म के बाद में अंतस्थ वर्ण य आ रहा है ना। तो म के बाद में जब य आ रहा है तो क्या बन जाएगा, ये अनुस्वार बन जाएगा। ठीक है, तो संयम, संयम यहाँ पर इसमें ऊपर अनुस्वार लग जाएगा। और इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए, सम प्लस हार, इधर से भी म आ रहा है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, है ना, और इसके पश्चात में क्या आ रहा है, ह आ रहा है ना, उष्ण वर्ण आ रहा है, तो क्या बन जाएगा, अनुस्वार बन जाएगा। और ये संहार, अंग साउंड आ रही है अंग की, है ना, तो संहार, इस पे ध्यान दो। तीसरा उदाहरण देखो, सम प्लस लाभ, संलाप। ठीक है, इधर से भी म आ रहा है और इधर से ल आ रहा है, और ल क्या है, एक
अंतस्थ व्यंजन है, य र ल व, ये एक अंतस्थ व्यंजन है। तो क्या बना ये, अनुस्वार लगेगा ऊपर और जब शब्द बन के तैयार होगा तो क्या बन जाएगा, संलाप, संलाप, है ना। पंचम वर्ण की साउंड आ रही है और ये अनुस्वार बन रहा है, ठीक है। तो म से संबंधित ये चौथा नियम क्लियर बच्चों। तो अब हम अगला नियम देखेंगे। देखिए आप इधर, यदि प्रथम पद के अंत में स्वर वर्ण हो और अंतिम पद के प्रारंभ में छ व्यंजन वर्ण हो तो छ से पूर्व च का आगम हो जाता है, ठीक है। अब हम इस नियम को उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इधर देखिए आप ध्यान से, पहला उदाहरण देखिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है तरु प्लस छाया, क्या बना, तरु छाया। कैसे है, इधर देखो, तरु, तरु से क्या, अगर हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो क्या बनता है, त धन र धन उ की मात्रा आ रही है, बड़े ऊ की मात्रा, तो उ और इधर से छ, ठीक है, छ व्यंजन वर्ण आया। तो छ से पहले क्या आया, स्वर आया। हमने क्या पढ़ा, छ से पहले स्वर वर्ण हो और अंतिम पद के प्रारंभ में छ व्यंजन वर्ण हो। अंतिम पद ये है, इसके पहले में छ वर्ण है ना। तो और ये यहाँ पर उ की मात्रा है, स्वर है ना। तो यहाँ पर जब हम शब्द बनेगा तो उसमें छ से पहले च जुड़ जाएगा, च का आगम हो जाएगा, मतलब उसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है और ऐसे शब्द को देख के हमें पता चल जाएगा कि ये इसका नियम अगर हमें याद है तो ऐसे शब्द को हम देख के पता लगा सकते हैं कि ये व्यंजन संधि है। अगर हमें नियम याद है कि छ से पहले च आ रहा है तो व्यंजन संधि है। अगर हमें ये सर व्यंजन संधि को करने का एक ही फॉर्मूला है कि हमें इसके नियम सारे याद होने चाहिए और वो नियम प्रैक्टिस से ही याद हो सकते हैं। आप जितने ज्यादा सवाल सॉल्व करेंगे, मैथ में क्या है, मैथ में हमें फॉर्मूला याद है और जितने ज्यादा हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं मैथ हमारी अच्छी होती जाती है ना, हमें उसकी सारी ट्रिक समझ में आती है। इसी हिंदी के अंदर भी, आप हिंदी को इतना इजी समझते हो ना बच्चों, तो हिंदी में संधि जैसा टॉपिक जो है उसमें आप व्यंजन संधि पढ़ रहे हो तो आपको उसको समझने के लिए ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपने इसके नियम अच्छे से समझ लिए, समझने हैं, रटने नहीं है, अगर आपने उनको समझ लिया और फिर उसको ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल आपने सॉल्व कर लिए तो आप उसे कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। वो आपकी इस तरह से समझ में आ जाएगी, आपके दिमाग में बैठ जाएगी कि आप उसे कभी नहीं भूलेंगे और कहीं भी किसी भी तरह का शब्द आ जाए आप उसका संधि विच्छेद बहुत अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। अब आगे वाला उदाहरण देखो, अनु धन छेद। अब इधर से क्या आ रहा है, छोटे ऊ की मात्रा, तो ऊ आ रहा है, ऊ स्वर आ रहा है, यहां भी स्वर है ना। वर्ण विच्छेद करेंगे तो कैसे बनेगा, जैसे धन। संधि पढ़ने से पहले आपको वर्ण विच्छेद आना भी बहुत जरूरी है, ये बात ध्यान रखना, है ना। अब एक शब्द का मैं आपको वर्ण विच्छेद करके दिखा रही हूँ, जैसे अनुधन छेद का, तो अधन न धन उ धन छ, फिर ए की मात्रा तो ए और द, है ना। इस तरह से इसका वर्ण विच्छेद बनता है इस शब्द का। तो अनु, इधर से उ की मात्रा और इधर से छ। अब छ से पहले स्वर आया है तो क्या बन जाएगा, इधर च लग जाएगा, इसमें आगम, च का आगम हो जाएगा, है ना। तो और इस चीज को देखते ही पहचानना है कि ये व्यंजन संधि है। अगर इसमें संधि पूछे तो व्यंजन संधि, इस चीज को देख के पहचानना है ना। अगर विच्छेद पूछे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हम इस तरह से इसका विच्छेद करेंगे और च का तो इसमें आगम हो रहा है, ठीक है। अगला उदाहरण देखिए, जैसे प्रतीक प्लस छाया, है ना। तो क्या बना, इधर से ई की मात्रा आ रही है ना। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में तो क्या आ रही है, ई की साउंड आ रही है और ई क्या है, एक स्वर है, और इधर छ आ रहा है। और हम इस नियम में क्या पढ़ रहे हैं कि छ के आगे अगर स्वर वर्ण हो और अंतिम पद के प्रारंभ में छ आ रहा है, ये अंतिम पद है, इसके प्रारंभ में छ है, तो क्या हो जाएगा, छ से पहले च का आगम हो जाएगा और हमें इसे देखते ही पहचानना है कि ये व्यंजन संधि है। क्लियर बच्चों, ये नियम समझ में आ गया। हम आगे बढ़े। अब हम जो नियम पढ़ चुके हैं उनके कुछ उदाहरण देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। आप इधर देखिए बच्चों,
पहला उदाहरण देखिए, सद्भावना, विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, सत प्लस भावना। अब इसमें क्या हो रहा है, जो हमने पहला नियम पढ़ा है, ठीक है, इधर क्या आ रहा है, त और हलंत है ना, तो त क्या है, व्यंजन वर्ण है, हलंत लगा व्यंजन वर्ण त, और इधर से क्या आ रहा है, भ, ठीक है। तो हमने पहले नियम में क्या पढ़ा कि क च ट त प, इनके बाद में अगर स्वर हो, व्यंजन वर्ण का तीसरा चौथा वर्ण हो और यर लव अंतस्थ व्यंजन हो, तो वो किस में बदल जाएगा, तीसरे वर्ण में। तो अब जैसे ये है, ये देखो क च ट त प, तो ये इसका तीसरा वर्ण क्या है, क वर्ग का घ है, च वर्ग का झ है, ट वर्ग का ड है, त वर्ग का द है और प वर्ग का ब है ना। तो ये इसमें बदल जाएगा तीसरे वर्ण में, ठीक है। तो आप इस नियम को, ये नियम आपको पहला नियम याद है तो आप फटाक से देख के हल कर सकते हो। जैसे स त, अब यहाँ पे त आ रहा है ना, तो त आ रहा है तो हम इसका क्या बना देंगे, त का द, क्यों, त का तीसरा वर्ण क्या है, द, ठीक है। तो यहाँ पे जब त आ रहा है तो उसका तीसरा वर्ण क्या बन जाएगा, शब्द में द बन जाएगा। तो ये सद्भावना की जगह सद्भावना बन जाएगा, ठीक है। दूसरा उदाहरण देखो, इसमें भी क्या हो रहा है, वृहदाकार है ना, तो अब ये इधर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, वृहत धन आकार। अब ये जो त है, जो हलंत है, व्यंजन वर्ण है, वो त जब हम संधि शब्द बनेगा इसका, तो ये क्या बन जाएगा, त द में बदल जाएगा, क्योंकि त वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है, द है। हमने इस नियम में यही पढ़ा है ना। तो त वर्ग का तीसरा वर्ण द है, तो ये द में इसके साथ जुड़ करके बृहदाकार बन जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे षड्यंत्र है ना, तो जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो क्या बने, षट प्लस यंत्र। अब इधर देखो ध्यान से, इधर है ट है ना, हमने इसके नियम में क्या पढ़ा कि क च ट त और प हो तो उसका क्या बन जाएगा, तीसरा वर्ण बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ट है तो उसका तीसरा वर्ण क्या है, ट वर्ग का, ट ठ ड, ड है ना, तो हमने ट को किस में बदल दिया है, ड में बदल दिया। ये देखिए, तो जब शब्द बनेगा तो क्या बन जाएगा, षड्यंत्र, क्योंकि ट है ना, और उसका तीसरा वर्ण क्या है, ड है, तो उसमें बदल जाएगा। इसी प्रकार चौथा उदाहरण देखो बच्चों, जैसे षण्मुख है ना, इसका विच्छेद होगा, क्या होगा, षट प्लस मुख। अब इधर क्या हो रहा है, इसमें कौन सा नियम काम आ रहा है, देखो इधर ध्यान से, इधर तो है ट, और ट क्या है, एक व्यंजन वर्ण है ना, और इधर म है, और म क्या है, म क्या है, एक अनुस्वार है ना। तो म जब म के आगे जब ट वर्ग होगा, ट होगा, तो ये किस में बदल जाएगा, उसके पंचम वर्ण में, है ना, उसी वर्ग के पंचम वर्ण में। तो ये ट का पंचम वर्ण कौन सा है, ट ठ ड ढ ण, है ना, तो ये ट किस में बदल गया, अण में, उसी वर्ग के पंचम वर्ण अण में बदल गया, ठीक है। इसी प्रकार एक और उदाहरण देखो, इसमें कौन सा नियम काम में आ रहा है, जो नियम हम पढ़ चुके हैं उसी के उदाहरण है ये, आप ध्यान से समझो। जब आप उदाहरण अच्छे से करोगे तो आपको नियम याद आएंगे, और आपको जब नियम सारे आपको याद हो गए बच्चों, तो आप इजीली व्यंजन संधि को पहचान पाओगे, ठीक है। ये इसकी पहचान होती है, जहां जिन शब्दों में अनुस्वार लगा होता है तो हमें ये पता होना चाहिए कि जहां अनुस्वार लग रहा है ना, हलंत लग रहा है, व्यंजन आ रहा है, तो व्यंजन संधि है, देख के पहचानना है आपको। तो ये तो आप पहचान लोगे, लेकिन जब आपको विच्छेद करने में आता है, संधि विच्छेद करने में कई क्वेश्चन आते हैं, तो उनमें बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, है ना, तो वो उसका विच्छेद सही नहीं समझ पाते हैं। इधर देखो ध्यान से, इधर संयम शब्द आया है, तो संयम का क्या बना, समधन्य। अब इधर से देखो, म क्या है, एक अनुस्वार वर्ण है, और यह क्या है, एक अंतस्थ व्यंजन है यह, है ना। तो इधर से तो म जो अनुस्वार है ना, और इधर से यह। तो हमने इसके नियम में क्या पढ़ा कि यदि पीछे अंतस्थ व्यंजन हो और आगे उसके म लग रहा है, तो वो शब्द बनेगा तो म क्या कहाँ लग जाएगा, ऊपर में लग जाएगा म,
अनुस्वार के रूप में म ऊपर में लग जाएगा, जो यहाँ पर लगा हुआ है, संयम में ऊपर लगा हुआ है ना। तो ये इसका नियम है। अब हमने इन उदाहरण में कितने तीन नियम पढ़ लिए। एक तो ये वाला जो क च ट त प वाले जो शब्द हैं वो उनके तीसरे वर्ण में बदल जाएंगे। इसमें क्या क्या आता है, स्वर और ये क च ट त प वाले वर्ण में जो तीसरा और चौथा वर्ण है ना, ये सब उसमें बदल जाएंगे। और य र ल व, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन भी इसमें बदल जाएंगे, ठीक है, तीसरे वर्ण में। और एक नियम तो ये हो गया, दूसरा नियम पंचम वर्ण वाला हो गया, और तीसरा नियम जब अंतस्थ व्यंजन जो य र ल व है उनके आगे अगर म हो तो वो उनके सिर पे सवार हो जाता है ना। सिर पे सवार होना मतलब उनके ऊपर में लग जाता है। ठीक है बच्चों, क्लियर तीनों नियम।